आगे बढ़ाएंगे। और अब बढ़ती महंगाई की मार आप पर कहां कहां पड़ रही है, आपके निवेश से लेके आपके खर्च में कहां कहां बदलाव आने वाला है और कैसे इसके लिए आपको कमर कस लेनी चाहिए, ये समझेंगे। हमारे साथ वाइस इन्वेस्ट एडवाइजर के सीईओ हेमंत उस्तिगी हैं और हमारे साथ मनी टू स्कूल के फाउंडर अर्नव पंड्या। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। तो आज से जो जीएसटी की बढ़ी हुई दरें हैं वो लागू होने वाली है, उस पर हम फोकस करेंगे। तमाम तरह की बढ़त तो स्क्रीन पे फ्लैश हो ही रही है, लेकिन दो जरूरी बातें जहां पर हमारा फोकस रहेगा वो है आपके हॉस्पिटल में रूम रेंट पर, अगर नॉन आईसीयू है और अगर नॉन आईसीयू रूम है और साथ ही 5,000 से ज्यादा की कीमत का है तो वहां पर आपको जीएसटी देना पड़ेगा और साथ ही आपकी छुट्टियां अब महंगी हो जाएंगी। अर्नव जी, सबसे पहले हॉस्पिटल्स की बात करते हैं। जिन तमाम खर्चों की हम बात कर रहे हैं, देखिए अगर मेरे पास एक हेल्थ इंश्योरेंस कवर है तो ये सब कुछ उसमें कवर हो जाना चाहिए, लेकिन एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो कि इंडस्ट्री को सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जीएसटी के दायरे में नहीं आती थी तमाम हॉस्पिटल सर्विसेज, लेकिन अब क्योंकि ये जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया है तो कहीं ना कहीं हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों को अपनी वर्किंग में बदलाव करना होगा। ये बदलाव एज अ एंड कंज्यूमर जिसके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है तो कैसे इम्पैक्ट करेगा? देखिए, पहले हमें ये देखना है कि ये बदलाव क्या है। अगर आप नॉर्मल हॉस्पिटल के सभी प्रकार के चार्जेस और एक्सपेंसेस देखें तो वो जीएसटी के दायरे में नहीं आते, लेकिन अब ये जो प्रपोजल है वो ये है कि आपने अगर हॉस्पिटल में एक रूम दिया हुआ है तो उसका रेंट जो है पर पेशेंट पर डे अगर वो 5,000 रुपीज से ज्यादा है तो फिर उस पे 5% का जीएसटी लगेगा। अब इसका सीधा मतलब ये है कि मान लीजिए कि आपका पर डे का हॉस्पिटल का रूम रेंट 6,000 है, तो क्योंकि ये 5,000 पर डे से ज्यादा है तो इस पे 5% लगेगा, यानी 300 रुपीज पर डे से बढ़ जाएगा आपका टोटल कॉस्ट। अब एक और चीज यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये है कि जो हॉस्पिटल है वो इस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। नॉर्मली जीएसटी में क्या होता है कि जो भी जीएसटी चार्ज करता है वो पहले का इनपुट टैक्स क्रेडिट लेता है और ये सेट ऑफ करता है, लेकिन यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं है। तो ये तो तय है कि जो भी एंड यूजर है उसको उसका बिल जो है, अगर उसका रूम रेंट नॉन आईसीयू यानी कि आईसीयू को इसमें शामिल नहीं किया जाता है, अगर वो 5,000 से ज्यादा है तो वो 5% से बढ़ जाए। अब बात आती है कि क्या होगा अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है। तो देखिए, नॉर्मली हेल्थ इंश्योरेंस में रूम रेंट और का कवरेज आपको मिल जाता है, लेकिन इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि हेल्थ इंश्योरेंस में अगर कोई सब लिमिट्स है, क्योंकि काफी सारी पॉलिसीज में रूम रेंट पे भी कैपिंग रहता है कि फॉर एग्जाम्पल रूम रेंट इज टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू से 1% ऑफ द सम एश्योर्ड, ऐसे सब कंडीशंस रहते हैं। अगर इसमें ये कैप है और वो कवर्ड नहीं है तो अल्टीमेट बर्डन एज अ कंज्यूमर आप पे आएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कितना एडिशनल कॉस्ट होता है और क्या आपको उसका कवरेज अपने हेल्थ इंश्योरेंस पे है या नहीं। जी, मैं अगर अब इस वक्त इस बदलाव के बाद हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जा रही हूं तो किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा? रूम रेंट के लिहाज से किस तरह से मुझे अब स्पेशल कदम उठाने पड़ेंगे, और अगर साथ ही मेरे पास मौजूदा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो उसमें कोई बदलाव करने की जरूरत है? जी, आई थिंक ये तो बहुत क्लियर है कि जैसे अभी बात कर रहे थे कि जो रूम रेंट है अगर वो उसमें अगर कोई सब लिमिट्स हैं तो डेफिनेटली इशू हो सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कुछ पार्ट ऑलरेडी पे करना है तो ये जीएसटी लगने की वजह से आपको थोड़ा ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली अगर आप एक नई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लाना चाहते हैं तो इस चीज़ पे आपको ज़्यादा थोड़ी ध्यान रखना होगा कि जो रूम रेंट पे जो सब लिमिट्स हैं वो किस तरह की हैं, क्योंकि अब ये तो क्लियर है कि अभी ये जो जीएसटी लगेगा उससे कॉस्ट बढ़ेगी। तो डेफिनेटली जब आप नई पॉलिसी ले रहे हैं तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। और आई थिंक इवन हॉस्पिटल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आई थिंक नॉर्मली जो वो पैकेज बनाते हैं उसके अंदर रूम रेंट इंक्लूडेड होता है, तो वहाँ भी काफ़ी कंफ्यूजन है कि इसको किस तरह से रीपैकेज किया जाए। और जैसा अर्नव ने कहा कि इनपुट क्रेडिट नहीं मिल रहा तो कहीं ना कहीं वो चेन जो है वो ब्रेक होती है। तो जाहिर सी बात है एज ए कंज्यूमर अगर आप जैसे ट्रीटमेंट कराने जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो रूम रेंट है उसमें कुछ सब लिमिट्स हैं वो इसकी जो अपर लिमिट के ऊपर जाएगा वो कवर हो।
अर्नब जी, अब हमको ये बताएं कि इस जीएसटी में जितनी भी चीज़ें के दाम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें, इसमें आपके खाने पीने की चीज़ें हैं, आपके रोज़मर्रा के इस्तेमाल करने वाली चीज़ें हैं, हॉस्पिटल का आपका रूम रेंट आ जाएगा, छुट्टियां भी आपकी महंगी हो जाएंगी, जिस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। महंगाई की अगर मैं बात करूं तो ये यहाँ पर इतने में ही सीमित नहीं होगी, ये आने वाले वक्त में भी हो सकता है, जो संभावना दिखाई दे रही है बढ़ने ही वाली है। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ओर से कुछ बुनियादी कदम उठाएं ताकि इसका सामना आप कर सकें। कहने में तो आसान लगता है लेकिन करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि आपकी कमाई तो उतनी ही है, बहुतों की तो कम भी हो रही है। अब हालांकि जिन लोगों को अपने अप्रेजल्स मिले होंगे, जिनकी थोड़ी सी बचत बढ़ी होगी, आने वाले वक्त में तो वो भी एग्जॉस्ट हो जाएगी। इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इस महंगाई को झेलने के लिए क्या हो सकते हैं, अगर आपके पास स्पेशली एक सीमित अमाउंट की अर्निंग है? जरूर देखिए, क्योंकि जो हम बात कर रहे हैं वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब यही है कि अल्टीमेट बर्डन जो है वो कंज्यूमर पे आता है। पूरी चेन में धीरे धीरे करके पास ऑन होता है और अल्टीमेट बर्डन कंज्यूमर पे आता है। और ये एक तरह से एक इनइक्वल टैक्स है, क्योंकि देखिए जो ज्यादा कमा रहा है वो भी सेम टैक्स पे कर रहा है, जो कम कमा रहा है वो भी जब वो कोई गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम करता है तो वो भी सेम अमाउंट पे कर रहा है। तो इस तरह से बर्डन थोड़ा ज्यादा रहता है इन टर्म्स ऑफ इक्वालिटी एज कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्सेस, जहां पर अगर आप ज्यादा कमा रहे हो तो ज्यादा टैक्स भरना होता है। तो ये एक चीज है, इसमें अवॉइड आप कर नहीं सकते, क्योंकि जब इस प्रकार की चीजों पे जब टैक्स बढ़ता है तो आपको भरना ही पड़ता है, तो अवॉइड तो नहीं कर सकते। अब आपको अपना बजट का प्लानिंग थोड़ा और ज्यादा बारीकी से करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि कई बार आप जो एक्सपेंस है वो उससे बच नहीं सकते। फॉर एग्जांपल पहले क्या था कि जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स थे या ब्रांडेड अगर आपको आटा और वो सब मिलता था तो उस पे जीएसटी लगता था। अब जो नई चेंज आया है जिसमें प्री पैकेज्ड और लेबल्ड जो आटा, फ्लोर, सीरियल्स, पल्सेस है वो भी इसके दायरे में आ चुके हैं। तो आप अगर पहले एक ब्रांड को छोड़ के कोई दूसरा लोकल लेबल या ऐसा कुछ लेते थे तो वहां पर आप बचा सकते थे, लेकिन आज की तारीख में वो भी बच नहीं सकता। तो आपको अपने बजट पे ध्यान देना होगा, उसमें थोड़े बदलाव करने होंगे इन टर्म्स ऑफ आप कैसे एलोकेट कर रहे हो, क्योंकि अगर आप बजट बढ़ा नहीं सकते तो आपको उसके अंदर जो एलोकेशन है उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देके एलोकेशन में थोड़ा फिर बदलाव करना होगा, जिससे आप इस प्रकार के चेंजेस को टैकल कर सकें। छुट्टियों की बात आई है जहन में, तो अर्नब जी आप ही से मैं पूछना चाहती हूँ, अब अगर आप छुट्टी मनाने जा रहे हैं, जितने भी महीने बचे हैं इस साल में, तो आपका जो ओवरऑल आपकी जो प्लानिंग है उसमें आप क्या अरेंजमेंट कर रहे हैं, कैसे अपने निवेश को या अपनी सेविंग्स को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपके घूमने फिरने का खर्च भी बढ़ गया है अब? जी जरूर, घूमने फिरने का खर्च बढ़ गया, क्योंकि पहले क्या था कि जो होटल का आप किराया देते थे उसमें अगर 1000 रुपीज पर नाइट से कम हो तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता था। 1000 से 7500 तक 12% था, उसके ऊपर से 18% था। अब ये जो 0% था टू 1000 पर नाइट वो निकाल दिया गया है, यानी कि कोई भी होटल के रूम पे आपको अब सीधा पहले 12% लग जाएगा। अब देखिए कई बार क्या होता है कि इस प्रकार से चेंजेस से जो इम्पैक्ट आता है वो एक सर्टन सेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स को आता है, क्योंकि अगर नॉर्मली हम जब कई बार छुट्टी मनाते हैं या कोई रिसोर्ट या ऐसे जगह में जाते हैं तो नॉर्मली ये रेंट पहले से अगर 1000 के ऊपर ही चला जाता था पर नाइट, जो बड़ी बड़ी जगहों में तो ऐसे होता ही है, तो आप ऑलरेडी 12% का चार्ज लगा रहे थे। लेकिन जो लोग इस प्रकार के चार्ज से बाहर थे उनको एक एडिशनल एक्सपेंस आ जाता है। तो ये आपको अपने पूरे जो टूर का प्लानिंग है उसमें ही करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आज की तारीख में अगर आप वेकेशन प्लान कर रहे हैं तो आपको पहली स्टेप से तकलीफ शुरू हो जाती है, क्योंकि एयरफेयर बढ़े हुए हैं तो वो वहां पर एक्सपेंस बहुत ज्यादा हो गया है। अब कई जगह पे अगर आप नॉर्मल होटल के जो चार्जेस थे वो भी काफी बढ़े हुए हैं, तो आपका बजट जो है जो पहले की तरह रहा नहीं। कई जगह पे अगर आप नॉर्मल होटल के जो चार्जेस थे वो भी काफी बढ़े हुए हैं, तो आपका बजट जो है जो पहले की तरह रहा नहीं है और काफी सीमित हो चुका है। तो ये एक और चैलेंज हो जाता है आपके पूरे हॉलिडे प्लानिंग में
तो इसमें थोड़ा होमवर्क ही करना पड़ेगा, और कोई आपके पास आज की तारीख में एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स मुझे कोई ऑप्शन नहीं दिखाई। विदेश जा रहे हो हेमंत जी, तो रुपए की कमजोरी कितना परेशान करेगी आपको, और उसके लिए कैसे प्लानिंग की जाए? कविता, डेफिनेटली जिस तरीके से हमने देखा कि रुपये डेप्रिशिएट हुआ है, और इनफैक्ट या कहें कि डॉलर जो है वो स्ट्रांग हुआ है, तो डेफिनेटली अगर आप फॉरेन ट्रिप प्लान करें तो आपको ज़्यादा कॉस्ट देनी होगी। और इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि काफ़ी सालों से ये एक ट्रेंड चला आ रहा है, ये ऐसा नहीं है कि अभी हो रहा है। यस, कभी कभी क्या होता है कि किसी एक पीरियड में हमको ज़्यादा फॉल देखने को मिलता है या ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं, पर जनरली अगर आप देखें ओवर द ईयर्स हमने देखा है कि रुपये डेप्रिशिएट हुआ है, होता रहा है। और इनफैक्ट इसीलिए जब भी आप कभी बाहर घूमने की बात करें, विदेश में जाने की बात करें, तो ये फैक्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आपको ध्यान में रखना होगा कि ये एडिशनल कॉस्ट आपकी हो सकती है और आगे भी हो सकती है। तो जैसे आप बाकी जो कॉस्ट है उनको आप प्लानिंग करते हो, होटल्स का या जो भी ओवरऑल जो आप करते हो, आई थिंक उसमें कम से कम आपको 4 या 5% तो ऐड करके चलना ही होगा, ताकि जो डेप्रिशिएटिंग रुपी का जो इम्पैक्ट आपके हॉलीडे पे ऑल ऑफ ए सडन जो ना आए, उसका आपको ध्यान रख के थोड़ा सा प्लान करके चलना होगा। ऑलराइट, चलिए, तो यहाँ पर तमाम तरह की महंगाई से निपटने के नुस्खे तो आपको हम रोज शो पर देते रहते हैं, लेकिन आज से जो बढ़ी हुई जीएसटी का इम्पैक्ट आपके खर्चों पर पड़ने वाला है, उसके लिए आपको रणनीति बनाकर दे दी हमने। लेकिन रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, क्योंकि ब्रेक के उस पार अब जुड़ना है दर्शकों के साथ और उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग का सिलसिला शुरू करना है। ब्रेक पर जाऊँ इससे पहले एक नंबर आपकी स्क्रीन पर मैं फ्लैश कर रही हूँ, जो कि हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पर आप अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। अगर आप इस शो का हिस्सा होना चाहते हैं, यानी अगर आप इस शो पर लाइव हमारे साथ बैठना चाहते हैं, एक्सपर्ट से अपनी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग करवाना चाहते हैं, तो अपने सवाल के साथ एक नीचे आपको लाइन लिख देनी है कि आपको एक लाइव केस स्टडी के तौर पे शो पर बैठना है, और हम आपको मौका देंगे लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग करवाने का। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार दर्शकों के सवाल। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। अब रुक करेंगे दर्शकों के सवालों की ओर। हेमंत उस्तिकी, अर्नब पंड्या हमारे दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कराएंगे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग। लेकिन दर्शकों को जोड़ें अपने साथ, उससे पहले एक व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर दे रहे हैं, जहां पर आपको अपने सवाल हम तक पहुंचाने हैं। अपने सवाल आप लिखित रूप में पहुंचा सकते हैं, साथ ही आप चाहें तो अपने सवाल एक वीडियो के रूप में शूट करके उस वीडियो को इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम इस वीडियो को टीवी पर दिखाएंगे और लाइव हमारे एक्सपर्ट आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। चलिए जुड़ते हैं दर्शकों के साथ। अजय हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अजय नमस्कार। नमस्कार मैडम। कहाँ से बोल रहे हैं सर? मेरठ से बोल रहे हैं आप? जी मेरठ से बोल रहे हैं। अच्छा, तो आपका पोर्टफोलियो हमारे पास है, जहाँ पर रिटायरमेंट के लिए पैसे जोड़ने हैं आपने, बेटे की पढ़ाई और शादी के लिए। शादी तो वो खुद ही कर लेगा सर, आप बेटे की शादी के लिए पैसे क्यों जोड़ना चाह रहे हैं? नहीं, एक्चुअली मैं जो कुछ ना करना तो पड़ता ही ना मैडम। जिम्मेदारी के तौर पे जरूर कीजिएगा। बताइए, तो अभी आपने ये जो 16 साल आपने निवेश करना है ना, 15,000 रुपए। यस मैडम, यस मैडम। तो ये अब तक शुरू नहीं किया है ना? नहीं, अभी शुरू नहीं किया है मैडम। चलिए, आपसे ये लेके क्या सोचा आपने म्यूचुअल फंड्स के जरिए निवेश करने के बारे में? क्यों सोचा? आपका शो देख के ही मैडम थोड़ा सा लगा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, काफी अच्छा रिटर्न रहता है लॉन्ग टाइम के लिए। अच्छा लगा ये जानकर कि आप शो देखते हैं, लेकिन इसके अलावा आप कुछ पढ़ते भी हैं बाजार के बारे में? कभी ट्रैक करने की कोशिश की है? निवेश करने से पहले थोड़ा जानकारी इकट्ठा कर लेना अच्छा होता है। क्या आपने कुछ किया है? हाँ मैडम, मैंने एक्चुअली में आपका शो देख के थोड़ा सा वो गैस किया है कि लार्ज कैप स्मॉल कैप के बारे में नॉलेज हो गया है। तो उसी के बारे में पूछना था कि मैडम के स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करें कि मिड कैप में कि मल्टी कैप जो फंड है। बिल्कुल, तो कौन से फंड सही रहेंगे उसके? डाइवर्सिफाइड अप्रोच सबसे ज्यादा अच्छी अप्रोच होती है, क्योंकि जैसे कि आप समझ ही गए होंगे बाजार की चाल काफी अस्थिर है। अब ऐसे में अगर आपको एक जगह से नुकसान हो रहा हो तो दूसरी जगह से मुनाफा होकर आपका जो पोर्टफोलियो है वो काफी हद तक बैलेंस आउट हो जाता है। इसीलिए विस्तार से आपको इस पर सलाह देंगे अर्नब जी। अर्नब जी बताएं, इन्होंने अभी शुरू करनी है अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को और 16 साल के लिए इनके पास बेटे की पढ़ाई का लक्ष्य है।
5 साल के बाद बेटे की शादी और 2 करोड़ रुपए इनको चाहिए रिटायरमेंट के लिए। 14 साल के बाद बेटे की शादी है, माफ कीजिएगा, पढ़ाई के लिए 50 लाख रुपए चाहिए और लगभग 16 साल के बाद 2 करोड़। जी, अगर हम देखें इनके गोल्स को तो पहले ये तय कर ले कि कितना इनको निवेश करना पड़ेगा ताकि वो गोल्स अचीव कर सके। अब जो बेटे की एजुकेशन के लिए जो एक्सपेंस है उसके लिए इनको अराउंड 38,000 पर मंथ की SIP करनी होगी, जो 12% पर एनम अर्न करेगी तो इनको अपने गोल्स तक ले जाएगी। जो बेटे की शादी के लिए जो गोल है उसके लिए उनको 11,000 पर मंथ का निवेश करना पड़ेगा। और जो उनका रिटायरमेंट का गोल है, क्योंकि इवन दो वो बड़ा है लेकिन वो सबसे बाद आएगा, तो वहां पर उनको एक एडिशनल 34,000 का निवेश करना पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इनको अराउंड 83-84,000 पर मंथ का निवेश अगर वो करेंगे तो फिर इनका जो तीनों गोल है वो अचीव कर पाएंगे। अब क्योंकि ये सभी गोल्स लॉन्ग टर्म है तो इसके लिए वो इक्विटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी सलाह यही है कि एक अच्छा वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाए, लेकिन क्योंकि आज की तारीख में इनके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है म्यूचुअल फंड्स में, तो जो एक्सपोजर है वो लार्ज कैप्स की ओर से शुरू करें और फिर एंड में मिड या स्मॉल कैप्स को शामिल करें। क्योंकि नॉर्मल टेंडेंसी लोगों की क्या होती है कि वो देखते हैं कि मिड या स्मॉल कैप्स में रिटर्न्स ज्यादा आते हैं तो पहले वो ऐड करते हैं, लेकिन ये एक सही अप्रोच नहीं होता। तो मेरे हिसाब से क्योंकि आज की तारीख में इनके पास सिर्फ 15,000 है तो वो पहले 3 फंड से शुरू करें। एक लार्ज कैप फंड जहां पर पूरा एक्सपोजर लार्ज कैप स्टॉक्स में होगा, यानी कि टॉप 100 स्टॉक्स बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। मेरा चॉइस उसमें मिराई का एसेट का लार्ज कैप फंड है। दूसरा फंड जो है वो एक लार्ज और मिड कैप चूज कर सकते हैं जहां पर थोड़ा एक्सपोजर ऑलरेडी मिड कैप का आ जाएगा लेकिन लार्ज कैप भी है उस फंड में टू बैलेंस इट आउट। कैनरा रोबेको का इमर्जिंग इक्विटीज इसका मेरा चॉइस है। और तीसरा फंड एक फ्लेक्सी कैप चूज कर सकते हैं जहां पर पराग परिक का फ्लेक्सी कैप को ऐड कर सकते हैं। फिर आगे जाके क्योंकि इनको तो अपना निवेश बढ़ाना ही पड़ेगा क्योंकि उनके गोल्स के लिए उनको काफी सारी रकम चाहिए, तो जब वो एडिशनल अमाउंट आए तब वो एक डेडिकेटेड मिड एंड स्मॉल कैप फंड को ऐड कर सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में इस तरह से शुरू करें, अपना पोर्टफोलियो बनाएं और ये अब उनके गोल्स के लिए उनको अचीव करने में मदद रूप रहेगी। अजय, कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप? हाँ मैडम, एक चीज और पूछना था, जैसे कि मैंने काफी सुना है, जैसे सर सजेस्ट करते हैं कि कोई फंड चल रहा है उसमें से निकल के दूसरे फंड में मतलब जाना है, तो वो मैडम उसमें वो स्विच हो जाता है कि उसमें से पूरा पैसा विड्रॉल करके ऐसे किस तरह उसको मतलब इन्वेस्ट करते हैं मैडम वो? अर्नब जी, देखिए, जब आप कोई अमाउंट स्विच करते हैं एक फंड से दूसरी ओर, तो फिर ये पहले तो आप पे निर्भर होता है कि आपने या तो पूरे यूनिट्स रिडीम करके पूरा अमाउंट बदल दिया है या फिर ओनली पार्ट विड्रॉल किया। क्योंकि देखिए, जब आप कोई विड्रॉल करते हैं आपको चॉइस रहता है, आप तो या तो एक अमाउंट विड्रॉ करें या यूनिट्स विड्रॉ करें। तो अगर आपने पूरे यूनिट्स विड्रॉ कर रहे हैं तो पूरा जो इन्वेस्टमेंट है वो रिडीम हो जाएगा उस फंड से और फिर आप वो दूसरे में डाल सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि आप कहाँ स्विच कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर सेम फंड हाउस में एक स्कीम से दूसरे स्कीम में स्विच कर रहे हो तो ये प्रोसेस थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप एक फंड हाउस से दूसरे कोई फंड हाउस में कोई अलग स्कीम में जा रहे हो तो ये 2 स्टेप प्रोसेस इन द सेंस ये होता है कि पहले आपको जब आप रिडेम्पशन होता है तो वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आएगा, फिर आपको वापस से वो निवेश करना पड़ेगा, तो फिर वो बैंक अकाउंट से पैसा बाहर जाएगा। तो ये प्रोसेस रहता है, लेकिन निर्भर आप पे करता है कि आपने कितना अमाउंट रिडीम किया है स्विच के लिए। चलिए अजय, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई होगी, लेकिन इस बीच हमारे साथ मोनू, हमारे अगले दर्शक जुड़ गए हैं, मोनू शर्मा। मोनू, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैम, मैं बोकारो सिटी झारखंड से बात कर रहा हूँ। बताइए, आपने 10 महीने से ABSL ESG फंड में पैसे लगा रखे हैं, क्यों इस फंड से आपने शुरुआत की है अपने इन्वेस्टमेंट की? क्या शुरुआत की है कि ये वन ऑफ द फंड्स है आपके पोर्टफोलियो में? नहीं, ये मैं शुरुआत किया हूँ मैम।
तो मेरे एक फाइनेंशियल एडवाइजर थे, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था, तो मैंने लास्ट नवंबर से इसे स्टार्ट किया। उन्होंने आपको सबसे पहले इस फंड से शुरुआत करने को कहा, निवेश का? जी 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 जी। आपने पूछा नहीं क्यों? मैम वो मेरे भैया के एडवाइजर भी थे, तो उन्हें उनका पहले इन्वेस्टमेंट वो कराते थे, तो मुझे लगा कि सही होगा, लेकिन अब मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज हुई इसके बारे में, तो मैं देख रहा हूँ तो ये काफी अभी लॉस में भी जा रहा है और ये काफी हाई रिस्क फंड भी है। नहीं, लॉस में तो जा ही रहा है, लेकिन उसके पहले जो अप्रोच होनी चाहिए ना एक नए निवेशक को सुझाने की, वो ही पूरी तरह से गलत है। तो आपको और आपके भैया को भी थोड़ा सा सतर्क हो जाना चाहिए। देखिए, फाइनेंशियल प्लानर होना बहुत जरूरी है, लेकिन साथ ही सही तरीके से चुनाव करना चाहिए फाइनेंशियल प्लानर का भी, जो आपको सही राह पर लेकर जाए। अच्छा कि आपने अपना सवाल हमें भेजा है। और अब आप कह रहे हैं 13 लाख रुपए आपको एक मुश्त डालने हैं। आपने फिर से दो क्लियरली एसेट क्लास अपना कैटेगरीज डिफाइन कर दी है कि आपको आईसीआईसीआई प्रू डेट और इक्विटी या तो एक मल्टी एसेट फंड चाहिए। कोई खास वजह? मैम मैं इसका रिटर्न अच्छा देख रहा हूँ, पिछले पास्ट परफॉर्मेंस इसका अच्छा दिख रहा है। अगर इसके अलावा कोई हाइब्रिड फंड में सर बता सके कुछ ऐसा अच्छा फंड। हाइब्रिड में ही क्यों जाना है आपने? आपका लक्ष्य क्या है? देखिए, 13 लाख रुपए आपको डालना है, कितने साल के लिए डालेंगे? कितना कॉर्पस इकट्ठा करना चाहते हैं? मैम मेरा एज हो रहा है अभी 35 इयर्स जी, और कम से कम मेरे पास अभी 20 इयर्स हैं। हाँ जी। और मुझे कम से कम 1 करोड़ रुपए मुझे चाहिए 13 लाख से। 13 लाख से आपको चाहिए 1 करोड़ रुपए। और जो आपका 5000 चल रहा है वो कंटिन्यू चलेगा, वो या मैं उसे स्विच कर दूं या उसमें बढ़ाएंगे निवेश? हाँ जी मैम, मैं बढ़ाऊंगा और 5000 बढ़ा के 10,000 करूंगा। तो अभी ये जो आपने मुझे गोल बताया है, इसके तहत हम आपको एक नई रणनीति दें तो आपको कोई आपत्ति है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हेमंत जी, मेरे ख्याल से सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं सर, क्या आप किसी को ESG फंड ऐसे निवेशक को रेकमेंड करेंगे जो नया निवेशक हो, जो पहली बार कदम रख रहा हो शेयर बाजार में म्यूचुअल फंड के जरिए? हाँ नहीं कविता, देखिए जब हम ESG फंड की बात करते हैं तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं एक थीमेटिक फंड की। हालांकि ये जो थीम है पिछले कुछ सालों में काफी फोकस में रहा है, क्योंकि इसको आप चाहिए तो रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग भी बोल सकते हैं। लेकिन किसी भी निवेशक के लिए जब वो पोर्टफोलियो बना रहे हो, इस तरह का फंड रखना, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना, मुझे लगता नहीं कि एक अच्छा डिसीजन है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको समझना है कि आपकी एसेट एलोकेशन कितनी हो, आपके पास समय कितना है, आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट के प्रोज एंड कॉन्स को आप समझें। तो आप एक ऐसे फंड में जाएं, जैसे हम हमेशा कहते हैं, देखिए दो चीजें हैं, एक तो इक्विटी एज एन एसेट क्लास को समझना, और दूसरे उसके अंदर 3 सेगमेंट रहते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। तीनों का एक्सपोजर इस तरीके से हो कि आपके पोर्टफोलियो में हमेशा लार्ज कैप जो स्टॉक्स है उनका एक बायस रहे, और कुछ हेल्दी एक्सपोजर आपका मिड कैप में और स्मॉल कैप में आपका कम एक्सपोजर हो, ताकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसको धीरे धीरे बढ़ा सके। इसीलिए देखिए कुछ कैटेगरी ऑफ फंड्स हैं, और मेरा हमेशा ये मानना है कि जब आप नए निवेशक हो, आप अपना पोर्टफोलियो बना रहे हो, और जैसे जैसे आगे बढ़ाएंगे तो ऑफ कोर्स आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ेगी, तो आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। बट शुरुआत में मुझे लगता है जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है और उससे शुरुआत करना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मेजॉरिटी ये जो फंड है इस कैटेगरी में, इनका जो बायस है वो लार्ज कैप पे है। मतलब कभी कभी तो 75-80 या उससे ज्यादा भी एक्सपोजर जो है वो लार्ज कैप में है, और 10 से 15% मिड कैप में होता है, और स्मॉल कैप में बहुत कम होता है। तो आई थिंक क्योंकि फोकस जो है, हम हमेशा कहते हैं कि इक्विटी एज एन एसेट क्लास खुद से एक एग्रेसिव एसेट क्लास है, उसको समझिए आप। शुरुआत में किसी थीमेटिक फंड में जाना जिसमें ऑब्वियसली इश्यूज रह सकते हैं, क्योंकि थीमेटिक फंड की परफॉर्मेंस जो है वो इरेटिक हो सकती है, और जब आप नए इन्वेस्टर हैं आपको ऑलरेडी थोड़ा सा डर रहता है, और फिर ऐसे किसी पोर्टफोलियो में जाएंगे जहां पे इरेटिक परफॉर्मेंस हो, तो कहीं ना कहीं वो आपके, आई थिंक मुझे लगता है फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए, आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है। तो डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि इस फंड में आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको बंद कीजिए। जैसा मैंने कहा, फ्लेक्सी कैप जो कैटेगरी है, जैसे PGIM का फ्लेक्सी कैप है या पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, इस तरह के फंड जिनका ट्रैक रिकॉर्ड लंबा हो, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हो, आपको तीनों सेगमेंट में जिस तरह का एक्सपोजर चाहिए रिस्क रिवॉर्ड में बैलेंस करके वो आपको मिले, तो वहां से आप शुरुआत कीजिए। दूसरा, इन्होंने कहा कि 13 लाख रुपए इनको इन्वेस्ट करने हैं, और इनका समय 15 से 20 लाख है, और इनको लग रहा है कि इन्हें किसी हाइब्रिड फंड में जाना चाहिए। फिर से जैसे इन्होंने कहा, इन्होंने परफॉर्मेंस को देखा। परफॉर्मेंस एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जरूर है जब अपना पोर्टफोलियो बनाते हो, बट वो एक इकलौता क्राइटेरिया नहीं हो सकता। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके पास समय है। आपके पास जब 15 से 20 साल का समय है, तो आपका जो रुझान है वो ऐसी एसेट क्लास पे होना चाहिए जो आपको इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न दे सके, ताकि सही मायने में आपका पैसा बढ़े।
ऐसा नहीं हो कि सिर्फ नंबर्स में बढ़े और बाद में पता चला कि जो उसकी रियल वैल्यू है उतनी ज्यादा नहीं बढ़ी है। अपने समय पे ध्यान दीजिए। इक्विटी रिस्की जरूर है, लेकिन अगर आप इसको समय दें और इसको अगर सिस्टमेटिक तरीके से इन्वेस्ट करें, काफी हद तक वॉलेटिलिटी का जो रिस्क है उसको आप कम कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जैसे मैंने फ्लेक्सी कैप फंड्स की बात की, इस कैटेगरी में या इवन लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में अच्छे फंड हैं, जैसे कैनरा रोबेको इमर्जिंग फंड है या कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड है। इस तरह के फंड में आप इन्वेस्ट कीजिए ताकि आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बने। अगर लेकिन आपको हाइब्रिड में जाना ही है, तो अगर मैं कंपेयर करूं उसको एक किसी मल्टी एसेट क्लास फंड से, देखिए मल्टी एसेट में क्या होता है, एटलीस्ट 10% जो एलोकेशन है एक एसेट क्लास में होनी चाहिए। अगर आपका मान लीजिए वहां पे गोल्ड में 10% है और बाकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इक्विटी और डेट में, और बाकी ओवरऑल पोर्टफोलियो भी आपका इक्विटी और डेट में है, तो बहुत ज्यादा आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर हाइब्रिड फंड, बट 15 या 20 साल के लिए तो डेफिनेटली मुझे लगता है आपको इक्विटी फंड में होना चाहिए। और मैंने कुछ 4 फंड की बात की है, इनमें से आप फंड सिलेक्शन कीजिए और अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए, बदलाव कीजिए एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो से। और मुझे लगता है अगर आप इस डिसिप्लिन तरीके को कंटिन्यू रखेंगे और जैसा बढ़ाना चाहते हैं 5000 से, तो आपका अच्छा खासा पोर्टफोलियो, इनफैक्ट जो आपका गोल है वो आराम से आप 15-20 साल के बाद अचीव कर पाएंगे। मोनू कोई सवाल पूछना चाहते हैं हेमंत जी से? जी मैम, मैं क्या इंडेक्स फंड में कुछ इन्वेस्ट कर सकता हूँ क्या? आपके पास अच्छा खासा समय है, निवेश अवधि है, बहरहाल बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन किस तरह के इंडेक्स फंड में हेमंत जी? निफ्टी 50 मैम। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने में कोई बुराई नहीं है। देखिए सिर्फ फर्क ये है कि वो ऑब्वियसली उसमें कॉस्ट थोड़ी कम रहेगी, उसमें ट्रांसपेरेंसी थोड़ी ज्यादा, आपको पता है शुरुआत से किस तरह के इंडेक्स होंगे, कितनी उनमें वेटेज होगी। तो अगर आप चाहें तो मुझे लगता है एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है कि आपका जो एक्टिव फंड का जो पोर्टफोलियो है उसको सप्लीमेंट अगर आप इंडेक्स फंड से करना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हैं। और मुझे लगता है निफ्टी 50 इस तरह का जो कोई भी फंड आप लीजिए, बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस में आपको फर्क नहीं होगी, थोड़ा सा ट्रैकिंग एरर देख लीजिए, वही एक डिफरेंशिएशन हो सकता है। बट अदरवाइज आप जैसे चाहें तो HDFC का जो निफ्टी 50 फंड है वहां से शुरुआत कर सकते हैं। चलिए मोनू शर्मा जी, उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो। इसके बावजूद भी कोई सवाल पूछना चाहें तो एक बार फिर से अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिएगा। शो को आगे बढ़ाते हैं, अगले दर्शक की ओर जाएं उससे पहले निवेश का गुरु मंत्र। अर्नब जी बताएं, आपने क्या निवेश का गुरु मंत्र आज सुझाना है? देखिए, मोस्ट कॉमन प्रश्न जो आता है इन्वेस्टर से कि क्या हम पास्ट परफॉर्मेंस को देख के अपना डिसीजन म्यूचुअल फंड के बारे में ले या ना ले। अब पास्ट परफॉर्मेंस को देखना एक चीज है, वो जरूर देखना चाहिए, लेकिन उसके साथ दूसरे फैक्टर्स भी देखने चाहिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब आप पास्ट परफॉर्मेंस देख रहे हैं तब क्या देख रहे हैं पास्ट परफॉर्मेंस में, ये ज्यादा महत्व का है। फॉर एग्जाम्पल, आप सिर्फ ये ना देखिए कि ये फंड टॉप था या सेकंड था इसीलिए मैं चूज कर रहा हूं, लेकिन आपको जब पास्ट परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं तब आप कंसिस्टेंसी देखिए, क्योंकि ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जो फंड कंसिस्टेंट रहता है उसका अल्टीमेटली जो आपके लिए वेल्थ क्रिएट करता है वो काफी ज्यादा रहता है। तो कंसिस्टेंसी देखिए और बुरे समय में भी ये कैसे टैकल करता है उसे, उस पर ध्यान दीजिए। ये ज्यादा महत्व है, न सिर्फ देखना कि कौन सा फंड टॉप पे आया। हेमंत जी, आपका गुरु मंत्र? जी कविता, मैं कहूंगा कि इक्विटी का पोर्टफोलियो बनाने के समय एक चीज का ध्यान रखिए कि अपने पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा एग्रेसिव और बहुत ज्यादा मात्रा में आप अपने एग्रेसिव पोर्टफोलियो मत बनाइए। जैसे हमने देखा है कि अमूमन आप एक जो सेक्टर फंड है, थीमेटिक फंड है या स्मॉल कैप फंड में बहुत ज्यादा एक्सपोजर करते हैं। जब इस तरह का एक्सपोजर आप लेते हैं तो उसमें कोई गारंटी नहीं है कि आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा, लेकिन एक चीज की गारंटी जरूर है कि आपका पोर्टफोलियो बहुत एग्रेसिव होगा। तो हमेशा अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, तो आपके पोर्टफोलियो में एक बायस होना चाहिए, यानी लार्ज कैप में 50 से 60% का एक थंब रूल के हिसाब से उतना आपके पास एक्सपोजर होना चाहिए, और बाकी में कम से कम 60-70% जो बाकी का है वो मिड कैप में और कुछ हिस्सा जो है वो स्मॉल कैप में। इस तरीके से पोर्टफोलियो बनाइए, और जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि रिस्क और रिवॉर्ड के बैलेंस बना के चलिए, वो एक पोर्टफोलियो आई थिंक लॉन्ग टर्म में आपके लिए काफी अच्छी रिटर्न देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और झटपट एक आखिरी सवाल ले लेते हैं दर्शक का, और
दत्तात्रेय खोपड़े का सवाल मैं यहाँ पर लूंगी। अर्नब जी, ये सवाल शायद आपके लिए है। तमाम फंड्स की डिटेल्स तो आपके पास होंगी ही, इनके पास बहुत सारे फंड्स हैं पोर्टफोलियो में और 53 साल की इनकी उम्र है। मेरे ख्याल से इन्होंने जो जमा राशि इकट्ठा की है ये उनकी पूरी कमाई की पूंजी है और ये दरअसल करवाना क्या चाहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जितने इन्होंने अपने फंड्स पोर्टफोलियो में शामिल कर रखे हैं मेरे ख्याल से इनको थोड़ा सा बदलाव करने की ज़रूरत है, कुछ फंड्स में से निकलने की भी ज़रूरत होगी। जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ इनके पास लगभग 12-14 फंड्स हैं पोर्टफोलियो में और काफ़ी ज़्यादा राशि भी एक मुश्त इन्होंने इकट्ठा कर रखी है। पीपीएफ का बैलेंस भी इनका 14 लाख का है, पीएफ का बैलेंस इनका 15 लाख का है और इन्होंने फैमिली मेडिकल इंश्योरेंस 10 लाख का लिया हुआ है। अब क्योंकि ये रिटायरमेंट के लिहाज से एक सवाल है, मैं समझ रही हूँ अर्नब जी, हमारे पास डिटेल्स की कुछ कमी है। फिर भी जो फंड इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं जो कि बहुत ज़्यादा हैं, किस में से निकला जाए और किसको रखा जाए? पहले हम थोड़ा ओवरऑल पोर्टफोलियो देख लेते हैं जहां पर डेट का प्रमाण है, पीएफ, पीएफ ये सब चीजें, इंश्योरेंस है, तो एटलीस्ट वो पार्ट का ख्याल रखा गया है। अब इक्विटी के पार्ट पे आते हैं जहां पर इतने सारे फंड्स हैं, तो उस पे अगर हम ध्यान देते हैं तो देखिए आपको इतने सारे फंड्स अपने पोर्टफोलियो में इसकी जरूरत नहीं, मैनेजमेंट भी डिफिकल्ट है और दूसरी बात यह है कि इसमें रेपिटेशन काफी होता है। तो उनकी एज को देखते हुए मैं इनको सलाह ये दूंगा कि 3-4 फंड जो है उनके पोर्टफोलियो में उसमें से निकल जाए और एक फंड में बदलाव करे। तो जो प्रिंसिपल का जो फंड है इमर्जिंग ब्लू चिप, वहां से वो निकल जाए क्योंकि इस कैटेगरी के दूसरे फंड ये उनके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है। इसके अलावा इनके पास 2 सेक्टर फंड है या जिसमें प्रू आईसीआईसीआई का आईटी फंड है, टेक फंड, और निपॉन का फार्मा फंड है। तो ये 2 फंड उनके एज और उनके गोल्स के हिसाब से मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है, तो उनमें से भी निकल जाए। तो ये 3 फंड से पूरी तरह से निकल जाए, जो अमाउंट आता है वो दूसरे एग्जिस्टिंग फंड्स में निवेश कर दे। और एक जो फंड है एलएनटी का मिड कैप, तो मिड कैप कैटेगरी में मेरा इनका सुझाव ये है कि एलएनटी मिड कैप से बदल के वो कोटक इमर्जिंग इक्विटीज में जाए क्योंकि वहां पर उनको सही एक्सपोजर मिलेगा। दूसरी बात ये है कि उनके ओवरऑल पोर्टफोलियो में भी इस प्रकार के चेंज से बैलेंस आएगा क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एलएनटी का स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। तो एक ही फंड हाउस के स्मॉल और मिड कैप दोनों फंड रखने मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा, तो इसीलिए ये एक चेंज कर दे। चलिए, तो यहाँ पर मैं चाहूंगी दत्तात्रेय जी जो अपना सवाल वापस हमको भेजो, आपकी बार फोन नंबर भी जरूर बताएं क्योंकि बहुत जरूरी है कि इस तरह के सवाल पर डिटेल जो छूट गई हैं वो हमारे पास हो ताकि हम सही तरीके से आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करवा सके। लेकिन इसी के साथ शो को समाप्त करना होगा। अर्नब जी आपका, हेमंत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाला दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की। मुझे भी इजाजत दें और स्क्रीन पर जाते जाते आपको व्हाट्सएप नंबर हम बता दे रहे हैं जहाँ पर आपको अपने सवाल हमें भेजने हैं। नमस्कार।